नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और एक बार फिर से हाजिर हैं हम लेकर आपका पसंदीदा शो कुछ किस्से कुछ बातें। कुछ किस्से होंगे और कुछ बातें होंगी और उन किस्से कहानियों को, उन बातों को हम करेंगे हर बार की तरह। वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला के सलाहकार संपादक सर हमारे साथ जो हर बार जुड़ते हैं, विनोद अग्निहोत्री जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से, जिस तरीके से आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। और दोस्तों, हम हर बार उन किस्से कहानियों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड्स होते हैं। वो किस्से कहानियाँ जो कभी किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बनी, किसी टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर आपने नहीं पढ़े होंगे, नहीं देंगे। वो जो अनुभव से हासिल जो हैं वो सर ने यहाँ पर किए हैं। उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आप बात करने की कोशिश करेंगे। सर, उन चर्चाओं में, भारतीय राजनीति में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जिन पर बोलते हुए भी और उन पर बात करते हुए भी लोग जो हैं अमूमन या तो हिचकिचाते हैं या फिर उससे बचते हैं। ऐसे ही किस्से हैं भारतीय राजनीति के अंदर विदेशी एजेंट्स को लेकर। वो किस्से जो कहे जाते हैं रूसी एजेंट्स के भी हुए, कुछ किस्से कहे जाते हैं CIA का इंटरवेंशन, अमेरिका का इंटरवेंशन आखिर किस तरीके से रहा। क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है, संसद से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके काम करने के तरीके, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने बहुत जो है नज़दीकी से कवर की है। आपने क्या देखा है उस दौर में? क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है? और कि किस तरीके के किस्से थे? क्या भारतीय जो सरकारें उस वक्त में रही, क्या वो इन्फ्लुएंस थी या उनके अंदर इतनी गहरी पैठ, दो बड़ी महाशक्तियां रशिया जैसी, अमेरिका जैसी, क्या वो उन्होंने बनाई? ऐसा कुछ था? नहीं बनाई। और हम पास्ट टेंस पे क्यों बात कर रहे हैं? ये तो जब से राजपाट शुरू हुआ है दुनिया में तब से व्यवस्था रही है और अभी भी चल रही है दुनिया भर में। जब राजतंत्र हुआ करता था, राजाओं के शासन थे, तब भी दूसरे राज्यों में चर भेजे जाते थे। चर और गुप्तचर ये व्यवस्था थी। चाणक्य का तो पूरा पढ़िए कि कैसे चाणक्य ने जो है कहा कि कहाँ कहाँ जो विजिगीषु राजा जो होता है, जो चाणक्य की थ्योरी है विजिगीषु राज की, उसमें है ही है कि कैसे पड़ोसी देशों के साथ, कैसे शत्रु देशों के साथ, कैसे मित्र देशों के पास, राज्यों के साथ आपको अपने चर भेजने चाहिए। शत्रु राज्य जो है उनसे वहाँ चर कैसे हों, गुप्तचर कैसे हों, मित्र राज्य में कैसे गुप्तचर हों, पड़ोसी राज्य में कैसे गुप्तचर हों, सारी व्यवस्था चाणक्य ने दी है और होता था। मतलब ये जो सरकारें हैं, स्वीकार कोई सरकार नहीं करती कि हम जासूसी कराते हैं, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके तहत वो वैध नहीं है, वर्जित है वो। लेकिन कराती सब है। हर सरकार जो खासकर बड़े देश, उनकी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो पूरी दुनिया में अपना जाल फैला के रखती हैं। जिसमें मुख्य रूप से जब कोल्ड वॉर का टाइम था तो CIA और KGB दो संस्थाएं ऐसी थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो उनकी जो है एक तरह से प्रतिद्वंदिता थी दुनिया में, और उनके एजेंट्स लगभग हर देश में होते थे। कवर एजेंट्स भी होते थे, कुछ वहीं पर क्रिएट किए जाते थे, जो एसेट्स, जिनको एसेट्स बोलते हैं इंटेलिजेंस की भाषा में, एसेट्स क्रिएट किए जाते थे। भारत पाकिस्तान के बीच में भी आप देखते हैं रोज़ खबरें आ जाती हैं कि साहब वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया। अभी एक नौसेना का जो है लांस नायक, जो एक कर्मचारी जो है, जो दुबई से हनीमून मना के लौट रहा था, उसको पकड़ा गया पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए। वहाँ भी पकड़े जाते होंगे, वो आरोप लगाते होंगे भारत के लिए जासूसी कर रहे हैं। तो ये सब चलता रहा है। और इसमें दोनों तरह की, बल्कि 3 तरह की इंफॉर्मेशन ज़्यादा वाइटल होती है। पहली तो इंफॉर्मेशन होती है नीतिगत लेवल पे, कि सरकार मान लीजिए किसी देश की है, उसकी जो नीतियां बनने वाली हैं, खासकर सामरिक नीतियां, उनकी जानकारी पहले से एडवांस में मिल जाए। तो इसके लिए फिर वो घुसपैठ करती हैं एजेंसियां उच्च स्तर पर, टॉप लेवल पे, जिनकी आप की पता लगा कि किसी मंत्री के स्टाफ में कोई मोल क्रिएट कर लेंगे, जो रूलिंग पार्टी होगी उनके टॉप लीडर्स के किसी के यहाँ कोई वल्नरेबल होगा तो वहाँ क्रिएट कर लेंगे। तो एक तो ये हो। दूसरा होता है कि पॉलिसी डिसीजन। दूसरा होता है जो महत्वपूर्ण जो सामरिक जानकारियाँ हैं, रक्षा तैयारियाँ, डिफेंस इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ क्या बन रहा है, कहाँ उनकी कमजोरियाँ हैं, ये सारी जानकारियाँ। ठीक है। मैंने खुद बहुत पहले, काफ़ी पहले, जब मैं बिल्कुल यंग जर्नलिस्ट था, वैसे यंग अभी भी हूँ,
मन से तो मैं अपने करियर के शुरुआती दिनों में मैंने एक स्टोरी की थी कि एक भारत की ही एक फैक्ट्री थी बड़ी रक्षा क्षेत्र की, जहाँ जो हथियार बनते थे उनकी जानकारी पाकिस्तान को भेजी जाती थी। बाद में वो फिर केस हुआ और लोग पकड़े गए, सोचिए। तो इस तरह की चीज़ें मतलब होती रही हैं। और तीसरी जानकारी होती है वाइटल पॉलिटिकल, कि जैसे किसी भी देश में वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो राजनीतिक दल हैं प्रमुख, उनके लीडर्स के आगे के एक्शन क्या होंगे, किससे कौन मिल रहा है, किसका कहाँ गठबंधन हो रहा है, ये जानकारी मतलब पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन भी बड़ी शक्तियों को जरूरत पड़ती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए भारत है मान लीजिए, अब तो अमेरिका की दिलचस्पी होगी कि भारत में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो पार्टीज़ हैं उनकी क्या इक्वेशंस बन रही है उसको जानकारी, या रूस की भी दिलचस्पी होगी। वो फिर संबंध निर्धारण करने में उनको सुविधा होती है। उनको ये भी अंदाज लगाना होता है, रिपोर्ट्स आती हैं कि साहब चुनाव होगा तो कौन सी पार्टी आ सकती है। और खासकर बड़े देशों के दूतावास बहुत सक्रिय रहते हैं। जब ये राम मंदिर आंदोलन चल रहा था आपका, तो अमेरिकन राजदूत तो उस समय तत्कालीन जो थे वो बाकायदा अयोध्या चले गए थे विजिट करने। उससे बड़ा हल्ला मचा था। कल्याण सिंह उसमें चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी की पहली बार सरकार बनी थी, और वो चले गए तो उसमें बड़ा हल्ला मचा। उस पर फिर काफ़ी विरोध भी हुआ, सरकार ने भी किया। तो ये अलग बात है कि फिर बात आई गई हो गई। कोई देश करवाए जासूसी, और जैसा आपने कहा कि संबंधों को लेकर भी अगर मित्र देश है और अगर दुश्मन है तो उस वहाँ पर तो इस तरीके के एजेंट जो हैं वो प्लॉट किए जाते हैं। लेकिन इसके इतर चर्चाएं ये होती थी कि केजीबी के जो एजेंट्स हैं वो कई मीटिंग्स में हिस्सा जो है उनकी तरफ से लिया गया। इस तरीके के भी दावे जो हैं वो, हालांकि वो कितने पुष्ट हैं या कितने उस वक्त में उसकी चर्चाएं होती थी, इसका बेहतर आकलन आप दे सकते। क्या ऐसी कुछ चर्चाएं थी या उसका कोई? नहीं, पहले बात तो एजेंट क्या होता है। आप क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई भारत के कैबिनेट में कोई रूसी आदमी बैठा हो? ऐसा नहीं होता, कभी हुआ भी नहीं है कि कोई केजीबी एजेंट मतलब रूसी कोई वहाँ बैठा हो या कोई अमेरिकी बैठा हो। आज भी मान लीजिए हमारी कैबिनेट है तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि कोई वहाँ अमेरिकी या इजरायली या रूसी या चीनी, वो तो एजेंट का काम कर ही नहीं पाएगा। मैं बैठ ही नहीं सकता। सवाल ये है कि क्या जो लोग बैठते हैं कैबिनेट में उनमें कोई कंप्रोमाइज हो गया और कोई एजेंट बन गया? ये महत्वपूर्ण है ना। कैबिनेट में कौन बैठता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं, या जो स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स होते हैं जिनका सब्जेक्ट होता है वो बैठते हैं बस। तो क्या उनमें कोई कभी कंप्रोमाइज हुआ? ये महत्वपूर्ण सवाल है ना। मुझे एक मित्रोखिन कोई केजीबी के अधिकारी थे, उनकी किताब आई थी जिसमें उन्होंने इस तरह की बात लिखी थी। उसमें तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा था। ऐसे ही एक अमरीकी पत्रकार हैं सैमुअल हर्ष, उनकी किताब थी। उन्होंने तो सीधे से मोरारजी देसाई पर आरोप लगा दिया था। प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, आरोप लगा दिया था, लिख दिया था कि वो CIA से वो थे। लेकिन मैं तो नहीं मानता, या कोई हिंदुस्तानी नहीं मानेगा इस बात को कि हमारा प्राइम मिनिस्टर किसी एजेंसी के उस पर हो। भाई किसी के प्रो होना, वैचारिक रूप से मोरारजी देसाई एंटी कम्युनिस्ट थे। उसमें कोल्ड वॉर का जमाना था, 2 ब्लॉक थे, कम्युनिस्ट, नॉन कम्युनिस्ट एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो जब आप एंटी कम्युनिस्ट हैं तो जाहिर है आपकी सहानुभूति वेस्ट ब्लॉक की तरफ होगी। लेकिन इसके बावजूद मोरारजी देसाई ने ही जिमी कार्टर को बैरंग लौटा दिया था जब वो राष्ट्रपति होकर भारत की यात्रा पर आए थे, और जो कराना चाहते थे मोरारजी देसाई से, नहीं माने मोरारजी देसाई। तो ये, लेकिन अब वो सैमुअल हर्ष सामने लिख दिया, उन्होंने किताब इस पर लिख दी कि वो ऐसा था। अब कितना उसमें कहाँ से वो ले आए, मेरे जैसा है कोई हिंदुस्तानी नहीं मानेगा। हाँ, लेकिन मोरारजी देसाई ने एक काम जरूर किया था जिसको थोड़ा सा मतलब उस पर एक सवाल उठता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा कैसे कर सकता है, क्या करना चाहिए। अब वो उनका वैचारिक पक्ष था। रॉ जो थी हमारी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जो विदेशी मामले देखती है, जिसकी स्थापना RN काव ने श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में की थी। और काव साहब इंडियन इंटेलिजेंस के भीष्म पितामह माने जाते हैं। काव में मुझे लेक्चर भी होता है, हम लोग भी जाया करते हैं वहाँ कभी। जब मोरारजी प्राइम मिनिस्टर बने
तो उन्होंने रॉ को डिसबैंड कर दिया। अच्छा, क्यों? उनका था कि नहीं नहीं, हम तो गांधीवादी देश हैं, गांधी का देश है, ये जासूसी कराना, ये कराना, ये हमारा काम नहीं है, इस ऐसी संस्था को कोई ज़रूरत नहीं है। उसके से भारत के सूचना तंत्र को, खास करके जो इंटेलिजेंस का हमारा नेटवर्क था, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। क्यों पहुंचा? जो यहाँ काम बंद, कार्यक्रम ऑफिस वगैरह बंद हुआ, वो तो हुआ ही हुआ। जो विदेशों में हमारे एसेट्स थे, एसेट्स क्या होता है? जो हमारे वहाँ एजेंट होते हैं, वहीं के वो लोग होते हैं, वो जिनको क्रिएट किया जाता है। हर एजेंसी जिस देश में इन सूचना इकट्ठा करनी होती है, वहीं के नागरिकों को अपने एसेट बनाती है। वो हनी ट्रैप के जरिए, पैसे के जरिए, वैचारिक आधार पर, किसी न किसी उस पर, तो वो एसेट्स होते हैं, वो जाने अनजाने वो सूचना देते हैं। तो जब मोरारजी देसाई ने उस एजेंसी को ही बैन कर दिया, वो कर दिया। जब ये तमाम चीज़ें होती थी या फिर जब ये चर्चाएं होती थी, क्या कोई उस दौरान कोई ऐसा खुलासा हुआ कि भाई नाम लिख देना, मार्कहीम की तरफ से, चाहे इंदिरा गांधी के नाम का जिक्र कर देना हो या सीआईए के एजेंट को लेकर चाहे जो है मोरारजी देसाई साहब पर आरोप लगा देना हो, इन आरोपों के इतर जब आप लगातार बीच में थे इन तमाम चीज़ों के, जब आप जर्नलिज्म लगातार इस बीच में कर रहे थे, ऐसा कोई किस्सा घटित हुआ या ऐसा कोई खुलासा हुआ कि कैसे कितने अंदर तक इनकी पहुंच थी? नहीं, कुछ बड़े कांड हुए यहाँ पर, जैसे कुमार नारायण जासूसी कांड हुआ था, एक लार्किन्स ब्रदर्स जासूसी कांड हुआ था, एक रामस्वरूप जासूसी कांड हुआ था। ये बड़े कांड हुए थे उस समय, जिनमें जो लोग पकड़े गए थे तो उनके नेटवर्क कहाँ तक थे। कुछ उसमें सीआईए के उस पे थे, कुछ उसमें केजीबी की उस पे थे, कुछ ऐसे थे जो डबल क्रॉस थे, कुछ दूसरे देशों में। तो इस तरह के लोग कांड हुए, पकड़े गए और उन पर जांच हुई। और एक तो रॉ के अधिकारी तो गायब ही हो गए। मनमोहन सिंह के टाइम में, उससे थोड़ा पहले रॉ के बड़े अधिकारी थे, वो देश छोड़ के गए। उसके बाद तक पता नहीं कहाँ चले गए। कहा जाता है कि वो चूंकि किसी एजेंसी के एजेंट थे और जब उनका पर्दाफाश होने वाला था तो उसके पहले उनको निकाल लिया गया और संबंधित देश में उनको शरण मिल गई या क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन तो ऐसे खुलासे होते रहते हैं। एजेंसीज ट्रैक करती हैं, पकड़ती हैं। कुछ चीज़ें सार्वजनिक डोमेन में आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। कई चीज़ें सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं तो उनको नहीं लाया जाता है सार्वजनिक जीवन में। तो वो चीज़ है। एक बड़ी मजेदार घटना बताऊँ आपको। अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान में रिवोल्ट हुआ, जनरल मुशर्रफ ने किया और वहाँ मिलिट्री रूल, सैनिक शासन हो गया। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हो गई और पार्लियामेंट वगैरह से भंग कर दी गई। उसके बाद कुछ समय तक तो मार्शल लॉ रहा, फिर मार्शल लॉ हटाने का फैसला था और मुशर्रफ को राष्ट्रपति बनाया जाना था। तो मुशर्रफ साहब, जिस कोर कमांडर्स की जो बिल्कुल टॉप लेवल की बैठक थी, जिसमें फैसला हुआ कि कल जो है जनरल मुशर्रफ को अनाउंस किया जाएगा एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और वो उनकी ओथ होगी और उसके बाद थोड़ा एक सेटअप बनेगा। मीटिंग खत्म हुई कि मुशर्रफ को अटल जी का फोन गया। अटल जी प्रधानमंत्री थे कि बधाई हो राष्ट्रपति जी। मुशर्रफ के हाथों तोते उड़ गए। मतलब क्या है कि जो 7-8 लोग बैठे उन्हीं में तो कोई होगा ना। अब उसके बाद क्या हुआ, कोई ना कोई पकड़ा गया, आइडेंटिफाई हुआ और उस पर, लेकिन इस लेवल की भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती है। तो ये सब गेम चलता रहा। राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो उसकी आशंका, मैंने शायद उस दिन बताया था प्रोग्राम में कि कैसे यासर अराफात जो है पाकिस्तान से आकर के और राजीव गांधी से मिल के उनको बता के चले गए, चिट्ठी भी लिखी। लेकिन वो दुर्भाग्य था कि हो रहा था, वो चले गए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंस का गेम इस तरह से दुनिया भर में चलता रहता है। सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। अब जैसे इजराइल की मोसैड जो है सबसे कारगर एजेंसी मानी जाती रही है अभी तक कि सब मोसैड, लेकिन हमास का हमला वो भी नहीं पता कर पाई। हमास ने जिस तरह अटैक किया और किस तरह से छिन भिन करके और 1500 लोगों को उठा ले गए और 12 लोगों को, बिल्कुल उसका अंदाज उनको भी नहीं लगा। बगल में तो हर चीज़ की लिमिटेशंस तो हैं कि आप एक हद तक जा सकते हैं। असल में इंटेलिजेंस में क्या होता है
कि ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आजकल जो प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैक्सिमम जो एजेंसीज और यूनिवर्सिटी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सर्विलांस पर ज़्यादा भरोसा करने लगी। वो भी ज़रूरी है, लेकिन बेसिक ह्यूमन इंटेलिजेंस जो आपका है वो उससे जो सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आप एसेट क्रिएट करें। ठीक है, आप फ़ोन ट्रैप कर लीजिए, आप सिग्नल्स जाम कर दीजिए, आप लोकेशन ट्रैक करके आदमी पता लगा लीजिए। अब मैं आपसे बंद कमरे में मैं आपसे मिलने आया, ये तो आप पता लगा लोगे, हमारा फ़ोन ट्रैक कर लोगे, हमारे ड्राइवर को आप वो कर लोगे, मिला लोगे, सब कर लोगे। लेकिन अंदर बंद कमरे में क्या बात हुई, ये तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता लगेगा ना। अगर मैं फ़ोन भी बाहर रख दूँ, सब कर दूँ, बंद कर दूँ, तो बात जो होगी, तो फाइनली जो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है और जो पेनिट्रेशन है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही पॉसिबल होता है। सर, ऐसा कभी कोई मौका आया कि, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये जो एजेंट्स होते हैं ये इस तरीके की कोशिश भी करते हैं कि खबरें प्लांट करवाई जाती हैं, कोई ऐसा किस्सा? खबरें प्लांट बिल्कुल होती हैं। मीडिया एज ए वेपन शुरू से इस्तेमाल होता रहा है, और ऐसा नहीं कि मीडिया, लेकिन सवाल ये है कि खबर, देखिए दो चीज़ें हैं। खबर प्लांट करवाई जाए, अगर किसी खबर में कोई तथ्य है तो एक रिपोर्टर जो होता है, जर्नलिस्ट होता है, उसको खबर चाहिए। तो अगर वाकई फैक्चुअली खबर में दम है तो खबर तो जाएगी, वो चाहे कोई एजेंसी प्लांट कराए, चाहे कोई राइवल प्लांट कराए, या कोई प्लांट कराए। लेकिन हाँ, वो खबर जिसमें कोई दम ही नहीं होती है, वो अगर प्लांट कराई जाए, प्लांट की जाती है, तो उससे बहुत डैमेज होता है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, भारत में जितने ये बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए, बाद में कोर्ट अदालत में जाके फेल हो गए, कुछ नहीं निकला, है ना। लेकिन हुआ ये कि उनको लेके बवाल हुआ, राजनीति बदली, और यहां तक बदली कि सरकारें बदली। भाई बोफोर्स को लेकर राजीव गांधी के खिलाफ दुनिया भर का वो आया प्रोपेगेंडा, और उस प्रोपेगेंडा में क्या निकला, बाद में कोर्ट में कुछ नहीं निकला। राजीव गांधी सरकार चली गई, राजीव गांधी को डिक्लेयर कर दिया गया करप्ट है उनके पूरे, उसको आज तक ही उनके ऊपर जो जब बोफोर्स को लेके लोग लगा देते हैं तब का, है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे मसले हैं। आप उसको देखो, क्या कहते हैं, 2G को देख लो, इसको देख। लेकिन अब ये भी है कि अगर तथ्य आते हैं तो खबरें होती हैं। और वेपन, खासकर डिफेंस रिलेटेड जितने मामले हैं ना, उनमें ये बहुत होता है, क्योंकि जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी जो ग्रुप्स हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो डिफेंस रिलेटेड, वो बहुत इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का, मीडिया का, कि वो तथ्य दे देंगे, जानकारी दे देंगे, गलत सही वेरिफिकेशन नहीं भी किया, लोग छाप देते हैं या चला देते हैं, और उसका फिर उससे जो परिणाम होते हैं वो कई बार देश हित में नहीं होते। तो यानी इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो पूर्व में होती रही हैं, और हर देश जो है इस तरीके की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये वो किस्से हैं जिसकी चर्चा, जैसा हमने शुरुआत में कहा, कि उस पर बात करने से, उस पर बोलने से जो है अमूमन जो है वो लोग बचते हैं, जर्नलिस्ट बचते हैं। और सर ने उन तमाम चीज़ों का जिक्र जो है वो किया है, बताया है कि आखिर किस तरीके की चर्चाएँ जो हैं वो पूर्व में होती रही। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो किस्से, कहानियाँ, वो जासूसी के जो हमने अभी तक सिर्फ सुने हैं, वो आपके ज़रिए जानने की उनकी एक कोशिश जो हमने यहाँ पर की है। और बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।